हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप सभी लोग की पढ़ाई सकुशल चल रही है। हम लोग वैकेंसी के इंतज़ार में नहीं रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे, क्योंकि पढ़ने से ही सिलेक्शन होना है, बिना पढ़े सिलेक्शन नहीं होना है। तो जो हम लोग क्लासेस इस समय रेगुलर वे में डिस्कस कर रहे हैं, हमने बोला कि ये क्लासेस रेगुलर चलती ही रहेंगी। जो 10 का डोज है वो रेगुलर चलता रहेगा, और शाम को 8 बजे जो क्लास ली जाती है वो क्लास भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्लास कोई भी आपकी रोकी नहीं जाएगी। तो 10 का डोज सच में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पेपर में आपके लिए एक अहम भूमिका अदा करेगा। आपके सिलेक्शन में अगर सबसे ज़्यादा किसी का योगदान होगा तो वो 10 के डोज का ही होगा। तो 10 का डोज आप लोग रेगुलर वे में लेते रहिए, और जितने सारे दोस्त हैं आप उनको शेयर करते रहिए, जिससे ये डोज सभी को मिल सके और सभी अपनी बीमारी को दूर कर सकें। डोज सबके लिए ज़रूरी है। तो डोज की शुरुआत की जाए आज से कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। प्रश्न वही जो पेपर में छपेंगे। हम लोग कौन से प्रश्न पढ़ रहे हैं? प्रश्न वही जो पेपर में छपेंगे। तो कैसे प्रश्न पेपर में छपते हैं उनकी बात करते हैं। ऐसे प्रश्न पेपर में छपते हैं ना। सबसे पहला प्रश्न MTS 2022 के पेपर का है। कह रहा है एक दुकानदार 2 बैग 3500 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 21% लाभ मिलता है और दूसरे पर उसे 21% की हानि होती है। पूरे लेन देन के लिए उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक दुकान क्या करता है, 3500 रुपये में 2 बैग बेचता है। अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से बताएं तो ये बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा। हम इसको बिल्कुल शॉर्ट मेथड से बता रहे हैं। हमको इस लाइन का हमारे क्वेश्चन के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हमने एक वस्तु को किस पे बेचा है? 21% प्रॉफिट पे बेचा है, और एक वस्तु को हमने बेचा है 21% लॉस पे बेचा है। जब आपको प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, और जब लॉस होगा तो माइनस होगा। एक पे 21% का प्रॉफिट तो प्लस का 21, एक पर लॉस है तो माइनस का 21। आगे क्या कह रहा है? जब आप एक वस्तु को 2 बैग में से एक बैग को 21% लाभ पर बेचते हो और एक बैग को 21% हानि पर बेचते हो, तो पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? तो जो ये पूरा लेन देन का प्रोसेस होगा, इस पे आपको कितने % का लाभ होगा या कितने % की हानि होगी? जब पूरे लेन देन की बात करेगा तो ऐसे प्रश्नों में प्रतिशत परिवर्तन लगा दीजिएगा। अब प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है? प्रतिशत परिवर्तन होता है प्लस माइनस x प्लस माइनस y प्लस माइनस xy अपॉन 100। जब भी पूरे लेन देन, बस इस बात को ध्यान रखिएगा, ये शब्द जरूर लिखा होना चाहिए। कुल कितने % का लाभ होगा या हानि होगा, या पूरे लेन देन में कितने % का लाभ या हानि होगा, तब आप क्या लगाओगे? प्रतिशत परिवर्तन। जब लाभ होगा, जब प्रॉफिट होगा तो प्लस, जब हानि होगा तो माइनस। तो एक x जो है ये प्लस में है और y जो है ये माइनस में है। चलिएगा अब पुट करिएगा वैल्यू। 21 प्लस का और 21 माइनस का। यहाँ पे जो है x y का गुणा ही तो है, x और y का गुणा। तो x और y का गुणा करोगे तो 21 गुणे 21। अब प्लस और माइनस का गुणा करोगे तो क्या? माइनस बटे में 100। ये प्लस का 21 और माइनस का 21 कट जाएगा। ये माइनस का 441 बटे 100, और जब 100 से इसको डिवाइड करोगे तो माइनस का 4.1% आएगा। माइनस का 4.41%, और माइनस का आएगा तो आपको क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। माइनस में अगर आंसर आता है तो आपको हानि होगी। जबकि जब आपका प्रश्न टोटल कुल लाभ की बात करें, कुल कितने % का लाभ होगा,
कुल कितने % की हानि होगी, कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा, पूरे लेन देन में कुल क्या होगा। जब भी कुल की बात करेगा तो आप वहाँ पे प्रतिशत परिवर्तन लगा देना और आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। चला जाए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। कौन सी संख्या जो है, कौन संख्या 11 से विभाज्य है। तो कह रहा है, चलिए ऑप्शंस क्या दिए गए, 2, 7, 9, 9, 0, 8। सुनते जाइएगा, 2, 8, 9, 9, 0, 4, 8, 2, 6, 9, 9, 0, 4, 8। चलिए इतने पहले चेक कर लेते हैं, फिर आगे चेक करेंगे। अब 11 का रूल क्या होता है, रूल ऑफ 11 क्या होता है, रूल ऑफ 11। सबसे पहले हमें 11 का नियम पता होना चाहिए। 11 का नियम प्यारे बच्चों होता है कि जब एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ा जाए, जब एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ा जाए, जोड़ने के बाद उन दोनों संख्याओं का अंतर लिया जाए, तो अंतर जो है 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो, 0 या 11 का गुणज प्राप्त हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। कैसे, आप समझिएगा। एकांतर क्रम में तो 2 + 9 + 0, क्या सुनते जाइएगा, 2 + 9 + 0। एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ा जाए, 7 + 9 + 8, 7 + 9 + 8। इनका अंतर कितना आना चाहिए, इनका अंतर कितना आना चाहिए बताइए भैया। इनका अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए। क्या, इन दोनों का, इन सबका योग फिर इन सबका योग, 9, 2, 11, फिर 9, 7, 16, 8, 24। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 13। हमने क्या कहा, या तो अंतर एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ने के बाद जब उनका अंतर लिया जाए तो या तो 0 आए या तो 11 का गुणा जाए, तभी वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो ये वाली संख्या 11 से विभाजित नहीं है। आइए इसको चेक करिए। 2 + 9, 9, 2, 11, 11, 4, सॉरी सुनते जाइएगा, 9, 2, 11, 11 और 0, 11, 11, 8, 29। अब हम जोड़ते जाएंगे डायरेक्ट। 8, 9, 17, 17, 4, 21, 29 और 21 का अंतर कितना आएगा, 8। तो ये भी संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। चलिए 9, 2, 11, 11, 0, 11, 11, 4, ओहो बगल में ही भाग जाता हूं मैं बार बार। ठीक, यहां से 9, 2, 11, 11, 0, 11, 11, 8, 19। ये 9, 6, 15 और 15, 4, 19 और 9 से 19 घटाओगे कितना आएगा, 0। तो यही आंसर आपका बनेगा सी वाला। एकांतर क्रम में संख्याओं का अंतर या तो 0 हो या तो 11 का गुणज हो, तभी वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो यही कहा था कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, ये वाली। क्योंकि जब एकांतर क्रम में संख्याओं को जोड़ा गया, जोड़ने के बाद जब उनका डिफरेंस लिया गया, तो डिफरेंस 11 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो क्या आ गया, 0 आ गया, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगला लेते हैं। आइए, कह रहा किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या आप ले लो। जैसे हमने कहा कि वह संख्या कितनी है, 11 से 14 है। अगर इसको 11 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है। आता है ना भाई, उसने यही तो कहा, किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। यही तो कहा। बताओ कोई डाउट है, बताइए जल्दी से। कोई डाउट नहीं। कह रहा है आगे, क्या कह रहा है, कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, मतलब 14 का वर्ग, 14 का वर्ग कितना होगा, 196।
उसी संख्या के वर्ग को जब 11 से विभाजित किया जाए, उसी संख्या के वर्ग को जब 11 से विभाजित किया जाए तब शेष क्या आएगा? 9 आएगा। हमने कहा कि वह संख्या 11 है, वह संख्या 14 है जिसे 11 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है। उसने यही कहा किसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। हमने कहा वह संख्या 14 है जिसको 11 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 3 आएगा। फिर क्वेश्चन ने कहा कि संख्या के वर्ग को, तो 14 का जब आप स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 196। संख्या के वर्ग को जब 11 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना आएगा? 9 आएगा। ये आंसर आ गया। उसकी लैंग्वेज जैसी हमने सॉल्व भी वैसे कर दिया। बताओ भैया कोई डाउट है? कहीं पर कोई डाउट हो तो बता दीजिए, वरना एक कमेंट करके ये बता दीजिए कि सभी को समझ में आ रहा है। चलें आगे बढ़ाया जाए। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न। यदि 320 का 20% 460 के 40% से x कम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में प्रश्न लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपको ये लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम होगी एक बार। चलिए आप समझिएगा, मैं समझा रहा हूँ। कह रहा है 320 का 20%, 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है। जो ये वाली वैल्यू है वो इससे कितना कम है? x कम है। यही तो कह रहा 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है। 320 का 20%, 460 के 40% से x कम है। ये वाला जो है वो इससे x कम है। अगर ये x कम है तो हम बीच में बराबर नहीं लगा सकते। अगर हम कह दें कि वो वाला x जो कम है इसमें जोड़ दिया जाए तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी? आपस में बराबर हो जाएंगी। भैया देखिएगा, जैसे कहा जाए कि ये 20 है और ये भी 20 है, नहीं ये 26 है, और कहा जाए कि ये वाली वैल्यू इससे 6 कम है, तो हम कहें कि अगर वो 6 इसमें जोड़ दिया जाए तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। तो वही प्रश्न कह रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है इससे x कम है, तो हमने कहा इसमें अगर x जोड़ दें तो दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाएंगी। अब इन दोनों वैल्यू को कैलकुलेट कर लो, x का मान निकाल लो। 2 0 से 2 0 कटेंगे, 2 0 से 2 0 कटेंगे, 32 दूना 64 प्लस x, 46 गुणे 4 मतलब 4 चौको 16, 4 छंग 24, 184। ये x इक्वल टू 184 माइनस 64, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 120। देखिए आ गया आंसर। बस इस लैंग्वेज को, इस वाले इक्वेशन को आपको अच्छे से समझना था बस। उसने कहा था कि वो वाली वैल्यू उससे x कम है, तो हमने कहा दोनों वैल्यू को इक्वल बनाने के लिए वो जो x कम है उसमें अगर x जोड़ दें तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी और दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी था। आगे बढ़ें। कहीं पर कोई डाउट होगा तो प्यारे बच्चों एक बार कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। कुछ भी नहीं समझ में आएगा तब भी आप कमेंट करके पूछ लेना। कहीं पर कोई भी डाउट होगा हमारा नंबर नीचे दिया गया, आप नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, वहाँ से पूछ लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। कुछ भी ना समझ में आए आप पूछो ज़रूर। मैथ आपको ज़रूर आएगी, ये हमारा आपके साथ वादा है। वादा हम करते नहीं, दावा करेंगे, क्योंकि वादा तो कभी कोई निभा ही नहीं पाया। जिसने जिसने आपके साथ वादा किया है उसने वादा तोड़ा ही है। वादा आज तक कोई निभा पाया? वादा कोई निभा ही नहीं पाता, चाहे वो सरकार हो या कोई भी हो। दावा किया जाएगा तभी वो हम निभा पाएंगे। तो ये हमारा आपके साथ दावा है कि हम आपको मैथ ज़रूर सिखाएंगे। आइए अगला प्रश्न, फिर से एक कह सकते हैं नॉर्मल प्रश्न, कठिन प्रश्न तो इसको नहीं कह सकते हैं।
कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 10, 12, 15, 20 से विभाजित करने पर शेषफल 7 रहता है। मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये 4 अंकों की होगी। क्वेश्चन गलत पढ़ गए, ठीक, 4 अंकों की, ठीक, 1073, 1087 और 1080। सुनते जाइएगा, मेरी बात को समझना बस बाबू। ये 4 अंकों की संख्या दी गई है, इसमें से कोई एक संख्या ऐसी होगी जिसको 8 से, 10 से, 12 से, 15 से, 20 से जब भी विभाजित करेंगे तो हमेशा रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 बचेगा। कोई एक संख्या ऐसी होगी जिसको इन संख्याओं से जब भाग किया जाए तो शेष कितना बचना चाहिए? 7 रहता है, शेष 7 बचना चाहिए। अब मेरी बात को समझना, मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करता हूं। अगर मैं कहूं कि जो शेष 7 बचता है अगर वो सभी संख्याओं से माइनस कर दिया जाए तो ये कितना आएगा? 1093। और ये कितना आएगा? 1067, ये कितना आएगा? 1080 और ये कितना आएगा? 1073। यही तो आएगा। जो शेष 7 बचता है, जब इन संख्याओं में से कोई एक संख्या ऐसी होगी जिसको इन संख्याओं से भाग देने पर शेष 7 बचेगा, तो अगर हम संख्या से 7 माइनस कर दें तो जो संख्या होगी वह संख्या पूरा क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। भाई जो शेष बचता था जब हमने उसको संख्या से बाहर कर दिया तो जितनी संख्याएं बचेंगी वो इन संख्याओं से पूरा क्या होना चाहिए? विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पे हम नियम लगा देते हैं 5 3 15। 5 का नियम लगा देते हैं। 5 का नियम कहता है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो या 5 हो, मतलब वह संख्या जिसका यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो, वही संख्या 5 से विभाजित होगी। तो कौन सी संख्या होगी? ये वाली। तो आपका आंसर क्या बनेगा? 1087। अब आप 1087 को 8 से विभाजित करके देखना, 10 से करना, 12 से करना, 15 से करना, 120 से 12 से करना, सब जगह आपको शेष 7 ही बचेगा। बताइए कोई डाउट है? अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर जी आपने 5 का नियम क्यों लगाया? प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया है कि जब कोई संख्या किसी संख्या से विभाजित होगी तो वह उसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। अगर ये संख्या 15 से विभाजित है तो यह संख्या इसके फैक्टर से अवश्य विभाजित होगी। और 5 का नियम सिर्फ इस संख्या में लग रहा है और किसी संख्या में नहीं लग रहा, तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? 1087 बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है। एक वर्ग है मतलब एक स्क्वायर है ये, और एक रेक्टेंगल है, आयत है। इन दोनों का जो परिमाप है, इसका परिमाप होता है 4a और इसका परिमाप होता है 2l + b। तो दोनों का परिमाप आपस में क्या है? बराबर है। हमने बराबर लगा दिया। यही तो कहा, एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप से बराबर है। परिमाप का मतलब होता है पेरीमीटर, ठीक। तो एक वर्ग का परिमाप होता है 4a, आयत का परिमाप होता है 2l + b। दोनों बराबर है, बीच में बराबर लगा दिया। अब सुनते जाइएगा, फिर आगे क्या कह रहा है? कह रहा है आयत की चौड़ाई 12 है। आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 12 है। और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको आयत का क्षेत्रफल बताना है, तो आयत का जो एरिया होता है वो होता है L इंटू बी। आपको बी दे दिया है 12, आपको L की वैल्यू चाहिए। जब तक L नहीं आएगा आप आयत का एरिया नहीं निकाल सकते। सुनते जाना, बस आ गया। आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है 400। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर बराबर 400। तो इधर से स्क्वायर हटाओगे उधर अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट के बाहर आएगा 20, मतलब वर्ग की भुजा कितनी आ गई 20। यहाँ पे रख दो 4 गुणे 20 बराबर में 2। L हमें निकालना है और B हमें 12 दिया गया। ये 2 से कट जाएगा, 10 दूनी 20, 10 चौको 40 इक्वल टू L प्लस 12। 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, L की वैल्यू आ जाएगी 28। आ गया L की वैल्यू 28। L की वैल्यू 28 यहाँ पे ला के रख दो। 12 8 96 का 6 हाथ से लगेगा 9, 12 दूना 24 और 9 33, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए कोई डाउट है? कुछ भी नहीं था, जैसा जैसा प्रश्न कहता गया हम वैसे वैसे सॉल्व करते गए। उसने कहा था एक वर्ग और एक आयत का परिमाप बराबर है, हमने वर्ग और आयत के परिमाप को बराबर कह दिया। उसने कहा था वर्ग का क्षेत्रफल 400 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर हटाओगे इधर अंडर रूट लगेगा, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो अंडर रूट के बाहर 20 आ जाएगा। a की वैल्यू हमें 20 मिल गई, हम ले जाके इसमें पुट कर दिए a की जगह पे 20, तो हो गया 4 गुणे 20। 2 L हमें निकालना है, b की वैल्यू 12 दी गई, b की जगह 12 रख दिए, सॉल्व कर लिए, L की वैल्यू निकाल लिए। आयत का क्षेत्रफल पूछा, आयत का क्षेत्रफल होता है सॉरी, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, और सॉल्व कर लिया तो आंसर आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ भैया कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ें, बढ़ते चलें, मेहनत करते चलो, सब कुछ समझ में आएगा, ये हमारा वादा है आपसे, दावा है। चलिए एक MTS का देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न कह रहा है। S1 अकेले किसी कार्य को 9 दिनों में करता है, S2 उसी कार्य को अकेले 18 दिनों में करता है, और S3 उसी कार्य को 27 दिनों में करता है, और कार्य को पूरा करते हैं, और कार्य पूरा करने के लिए भुगतान में 726 रुपये प्राप्त करते हैं। मतलब जब तीनों लोग पूरा काम कंप्लीट करते हैं तो तीनों लोगों को 726 रुपये दे दिया जाता है। फिर क्या कहा, उपरोक्त राशि में S2 और S3 का संयुक्त हिस्सा क्या होगा। मतलब ये 726 रुपये में S2 और S3 टोटल कितने रुपए पाए होंगे, यही पूछा है आपसे। भैया किसी भी धन को बांटने के लिए कैपेसिटी सबसे मेन है, मतलब जो जितना काम करेगा वो उतना रुपया पाएगा, मतलब क्षमता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो है काम अपने कैपेसिटी से ही तो करोगे, और जितना काम करोगे उतना रुपया मिलेगा। सबसे पहले टोटल कार्य पता कर लो कितना होगा। टोटल कार्य कितना होगा 54, एलसीएम ले लो, ये टोटल वर्क है, ठीक। 9 6 54, 18 23 54, 27 दूना 54, सबकी कैपेसिटी आ गई ये। तो S1 की जो कैपेसिटी है S1 अनुपात S2 अनुपात S3, ये सबकी कैपेसिटी का रेशियो बना दो, 6:3:2। ये किसका रेशियो है, इफिशियंसी का, मीन्स ये क्षमता का रेशियो है। और जिस अनुपात में उनकी कैपेसिटी होगी वो उसी अनुपात में काम करेंगे, और जिस अनुपात में काम करेंगे उसी अनुपात में उनको धन मिलेगा। अब समझिएगा, इन तीनों लोगों को टोटल कितने रुपए मिलते हैं, 726 रुपए टोटल मिलते हैं। आपको किसका धन बताना है, S2 और S3 का टोटल धन बताना है। तो S2 और S3 का काम कितना है, यही तो काम है, 3 2 5,
जिसकी वैल्यू निकालना हो उसके रेशियो से गुणा करते हैं। तो हमें टोटल की में से H2 और H3 की टोटल वैल्यू निकालना है, H3 और H2 की टोटल वैल्यू निकालना है। तो H3 और H2 का योग कितना है 5 बटे में ये जो टोटल धन है ये कितने लोगों का है, ये तीनों लोगों का है। तो 6 3 9 2 11, 11 से डिवाइड कर दो, 11 छक्का 66 और 11 छक्का 66, 5 से गुणा करोगे 330। तो H2 और प्लस H3 कितने रुपए पाएंगे, 330 रुपए पाएंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, ये भी MTS 2022 का बेहतरीन प्रश्न था। सबको समझ में आ रहा है भैया? कहीं पर कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी से आगे बढ़ा जाए। फिर आइए अगला प्रश्न लेते हैं। आइए फिर से एक MTS 2022 का बेहतरीन प्रश्न कुछ खतरनाक है आज MTS वाले ना। कह रहा कीर्ति ने बचत योजना में वार्षिक साधारण ब्याज से, कीर्ति ने एक बचत योजना में वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि का निवेश किया। और राशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया, 3 वर्षों के लिए किया। यदि उसने समान राशि का निवेश 3 वर्षों की अवधि के लिए शिक्षा योजना में पहली वार्षिक ब्याज दर से 2% अधिक की दर पर किया, तो उसे निवेशित राशि पर 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हुआ। कीर्ति ने कितनी राशि का निवेश किया था? कुछ समझ में नहीं आया ना, पूरा पढ़ गया लेकिन लैंग्वेज नहीं समझ। देखिए समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने पेन नहीं चलाया। कुछ लिखते तो शायद समझ में आता हमको भी। चलो अब लिखते हैं। कीर्ति 2 जगह धनराशि का निवेश करती है, एक बचत योजना है और एक शिक्षा योजना है। 2 योजना में वो निवेश करती है, एक शिक्षा योजना है, ठीक है। और दोनों जगह वो निवेश की राशि क्या है, समान है। यही तो कहा, बचत योजना समान राशि शिक्षा योजना, मतलब जितने रुपए वो बचत योजना में निवेश करती है उतने ही रुपए वो शिक्षा योजना में निवेश करती है। हमने कहा बचत योजना में भी वो P करती है और शिक्षा योजना में भी वो P करती है। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। P हमारा प्रिंसिपल होता है, R हमारा रेट होता है, T हमारा टाइम होता है और SI हमारा साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब समझिएगा, बचत योजना की बात करते हैं। कीर्ति ने बचत योजना में वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 3 वर्षों के लिए निवेश किया, ठीक। साधारण ब्याज पर राशि क्या है, P। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं बताया गया, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए, बटे में 100। ये बचत योजना का निवेश है, ठीक। कीर्ति ने एक राशि हमने कहा P रुपये R% की दर से, क्योंकि दर हमें नहीं बताया है, 3 वर्षों के लिए करता है, 3 वर्ष रख दिया, बटे में 100 हो गया। फिर आगे क्या कहा, यदि उसने समान राशि का निवेश 3 वर्षों की अवधि के लिए शिक्षा योजना में क्या किया, समान राशि का निवेश किया। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए। योजना में पहली वाली वार्षिक ब्याज दर से 2% की अधिक दर पर, पहली वाली जो दर थी उससे क्या किया है, 2% की अधिक दर पर निवेश किया। निवेश करने के बाद उसे 540 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त हुआ। जब यहाँ R% की दर पर निवेश किया और यहाँ पे R+2% की दर पर निवेश किया, तो इससे इसको 540 रुपये अधिक ब्याज मिला। तो हम कह दें इन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो ये जो अधिक ब्याज है ये पता चल जाएगा। मान लिया, अब सुनिएगा, हम मान ली यहाँ पे हमें 100 रुपये ब्याज मिलता था, यहाँ पे 120 रुपये ब्याज मिलता था, दोनों को माइनस किया तो 20 रुपये ब्याज मिला। यही तो है, यही तो बात है ना।
तो हमने कहा यहाँ से हमें कुछ ब्याज मिलता है और यहाँ से हमें कुछ ब्याज मिलता है, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है, 540 है। यही तो कहा 540 रुपये अधिक का ब्याज प्राप्त होता है। अधिक का मतलब दोनों का डिफरेंस, ठीक। अब चलो दोनों जगह की धनराशि P जो है वो समान है तो P कॉमन ले लो। फिर ये क्या होगा, 3R होगा, बटे में 100 एलसीएम ले लेना, माइनस का ये 3R का गुणा इसमें कर देना और 3 2 जा 6 इसमें गुणा कर देना, ब्रैकेट बंद, बराबर में 540। ये 3R प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ये P गुणे अब क्या बचेगा, 6 बटे में 100 इक्वल टू 540 और ये 6 9 54, ये हो जाएगा। 100 का गुणा इधर कर देना तो धनराशि कितनी आ गई, 9000 रुपये। वो 9000 रुपये की धनराशि दोनों जगह निवेश करता है और निवेश जब करेगा तब उसे 540 रुपये अधिक मिलेंगे। देखिए यहाँ पे हमें रेट निकालने की ज़रूरत नहीं थी, बिना रेट निकाले हम आंसर पे पहुंच गए। रेट दिया हो या ना दिया हो, क्वेश्चन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ कोई डाउट है किसी को? ये भी एक बेहतरीन प्रश्न में, देखिए एमटीएस का लेवल कोई डाउन नहीं, एमटीएस के बेहतरीन प्रश्नों में इन्हें गिना जाएगा। ये नॉर्मल प्रश्न नहीं है। ऐसे प्रश्न तो एसएससी जीडी पूछता है, सीजीएल सीएचएसएल पूछता है और एमटीएस भी पूछ रहा है। बताओ कितनी बड़ी बात है। तो बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। जल को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, किस्मत को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। लेकिन अपने हौसलों से किस्मत बदलने में वक्त लगता है। मैथ देखिए हम मैथ सिखा सकते हैं, लेकिन जब तक आपके अंदर ये सीखने का जुनून नहीं पैदा होगा, हम कुछ भी कर लें लेकिन आपको मैथ नहीं आएगी। लेकिन जब आपके अंदर वो जुनून पैदा हो जाएगा कि नहीं हमें मैथ सीखना ही सीखना है, तब मैं आपको बहुत आसानी से सिखा सकता हूँ। अगर आपके माइंड में एक कीड़ा बैठ गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो भगवान भी उतर आएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ठान लिया कि हमारा सिलेक्शन होगा, तो कोई भी आ जाए आपके रास्ते में, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं रुक सकता। मतलब अपने इरादों और अपने हौसलों को इतना मजबूत कर दो कि अपने किस्मत के लिए आपको इंतज़ार ना करना पड़े कि मेरी किस्मत कब खुलेगी। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा मेहनत करो। और देखो कभी भी सिलेक्शन के लिए ना रेगुलर पढ़ाई करनी होती, कंटिन्यूअस वे में साल 1.5 साल 2 साल तक तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। आप रेगुलर वे में पढ़ो, साल 1.5 साल 2 साल मन लगा के पढ़ो, मैं कहता हूँ 100% जॉब मिल जाएगी। साल 1.5 साल आप अच्छे से पढ़ो तो आप 2 महीने पढ़ते नहीं आप उबने लगते हो, आप 4 महीने पढ़ते नहीं उबने लगते हो, भागने लगते हो पढ़ाई से। रेगुलर वे में आप पढ़ के देखो आपके अंदर कितना पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, कितने नॉलेज आ जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। अगला प्रश्न आपको दे लगाने के लिए, लगा पाओगे? चलो, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 40% खर्च करता है, ठीक है, समझिएगा। आय से अगर आपके व्यय को घटा दिया जाए तब आपको क्या प्राप्त होता है? बचत प्राप्त होता है ना? यही तो है। हमेशा व्यक्ति की आय कितनी होगी? 100% होगी, ठीक। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% खर्च करता है। अगर व्यक्ति 100 रुपये कमाता है, 40 रुपये खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 60 रुपये बचाया। यही तो है। तो इसको काटो, 20 23 60, 20 दूना 40, 20 पंचे 100। ये इसका रेशियो आ गया। 5 से 2 घटाओगे 3 आएगा। देखो रेशियो समान है। अब क्या कह रहा है आगे समझिएगा। व्यक्ति की मासिक आय में 15% की वृद्धि, तो इसमें 15 से गुणा कर दीजिए, और उसके व्यय में 22% की कमी होगी तो माइनस का 22। तो
तो उसकी बचत में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि? हमने कहा x% की वृद्धि। क्वेश्चन ने कहा उसकी आय में 15% की वृद्धि, तो 15 से गुणा। उसके व्यय में -22, इसलिए क्योंकि 22% की कमी हुई तो -22 से गुणा। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो हमने कहा x% की वृद्धि होगी। अब सुनते जाइएगा, ये 15 25 75, -22 दूना 44, और माइनस और माइनस का गुणा किस में बदल जाएगा? प्लस में, इक्वल टू 3x। ये 5 4 9 और ये 7 4 11 बटे में 3 इक्वल टू x। काटो, 3 त्रिका 9, कितना बचेगा? 2 बचेगा, 29 होगा। 3 9 27, 3 9 27, 2 बचेगा, 3 6 18, 39.6% आएगा जो वृद्धि का। उसकी बचत में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि? तो लगभग में कितना आया? 39.6%, क्योंकि x% की वृद्धि माने थे, तो 39.6% की वृद्धि आई। ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो अप्रॉक्स में 40% वाले को आंसर लगा देना, ठीक, क्योंकि लगभग में लिखा है, तो 39.6 है, लगभग में आप 40 पे जा सकते हो। चलो अगला प्रश्न लगाओ जरा से जल्दी से, बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है, जल्दी से लगाइए। ये प्रश्न हमने बहुत आसानी से करने का तरीका बताया है। कैसे? जब भी आपको एवरेज दे रखे, एवरेज दे रखा है 26, तो जितनी संख्या कहे उतनी संख्या आप खींच दो। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। 6 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत दिया गया, मीन्स ऑड नंबर का एवरेज दिया गया। अब हमने बताया था एवरेज जो होता है वो बराबर संख्या इधर छोड़ दो, बराबर संख्या इधर छोड़ दो, 3 संख्या इधर छोड़े, 3 संख्या इधर छोड़े, बीच वाला क्या होता है? एवरेज। तो 26 एवरेज है, तो 3 संख्या इधर छोड़े, 3 संख्या इधर छोड़ दिए, बीच वाला क्या हो गया? एवरेज। 26 के बाद विषम संख्या कौन सी? 27। 27 के बाद विषम संख्या कौन सी? 29। 29 के बाद 31। 26 से पहले विषम संख्या कौन सी? 25। उससे पहले 23, उससे पहले 21। ये सबसे छोटी विषम संख्या आ गई स्मॉलेस्ट, ये सबसे बड़ी विषम संख्या आ गई बिगेस्ट। इन्हीं दोनों का अंतर पूछा है, तो 31 माइनस 21 अंतर कितना आ गया? 10 आ गया आंसर यूपीएसआई 2022 के पेपर में। प्रश्न कठिन है क्या? बिल्कुल आसान है। हमने बहुत ही शॉर्ट मेथड से एवरेज पढ़ा रखा है आपको, और आसानी से समझ में भी आ रहा होगा मेरी बातें। उसने एवरेज दे रखा है, 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, हमने 6 लाइनें खींच दी, बीच वाला एवरेज बना दिया। 26 के बाद विषम संख्या 27, 27 के बाद 29, 29 के बाद 31, 26 के पहले विषम संख्या 25, 25 के पहले 23, 23 के पहले 31। सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर पूछा, तो अंतर कितना आ जाएगा? 10। बताइए कोई डाउट है? अब ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, मैं तो ये प्रश्न आपको देने वाला था, लेकिन ये प्रश्न मेरे ही बताने के लायक है, मुझे ऐसा लगता है। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य इस वस्तु को बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो एक एल होगा, एक सीपी होगा, मतलब ये लॉस है। 3-4 चीजें होती हैं, एक एमपी, एक एसपी, एक सीपी, एक लॉस, एक प्रॉफिट। तो यहां पे जिसका काम है वो इन तीनों का काम है। सुनिएगा अब क्या है। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो हानि का 3 गुना है। हमने कहा हमें एक वस्तु को बेचने पर 100 रुपए की हानि हो रही है। सुनते जाइएगा, एक वस्तु को बेचने पर 100 रुपए की हानि हो रही है, तो एसपी इसका 3 गुना है, 3 गुना, तो ये कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। 3 गुना मतलब इसमें 3 का गुणा कर दो, तो एसपी कितना हो गया? 300। अब आपने एक वस्तु को 300 रुपए में बेचा है, 100 रुपए की हानि हुई, तो वस्तु कितने में खरीदा होगा? 400 रुपए में खरीदा होगा।
400 की वस्तु जब 100 रुपए की हानि पर बेचोगे तो आपको 300 रुपए में उसे बेचना होगा। बात क्लियर हो गई। एसपी, सीपी, लॉस सब पता हो गया हमें। अब हमसे क्या कहा, हानि प्रतिशत बताइए। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 बटे में सीपी। हानि कितना है, 100 गुणे में 100 बटे में सीपी का मतलब 400। 2 जीरो से 2 जीरो काट देना, 25 चौको 100, तो हानि परसेंट कितना आ जाएगा, 25% का। ये भी एक अच्छा प्रश्न एसएससी जीडी 2021 के पेपर का। ये प्रश्न बेहतरीन लैंग्वेज के साथ था। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आप लोगों को कहीं पर कोई समस्या हो रही होगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी समस्या का समाधान करना हमारा परम कर्तव्य है। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।